अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कंट्रोल ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स और ये कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन तो ये है कि हमारे जिस्म में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग वेस्ट हार्मफुल बहुत होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड की शक्ल में बनते हैं, उनको जिस्म से खारिज करना। इसके अलावा हमारे जिस्म में पानी का बैलेंस बरकरार रखना, कितने पानी की मिकदार हमारी बॉडी को चाहिए, और हमारे जिस्म में मौजूद जो मिनरल्स हैं उनका हमारे जिस्म के अंदर क्योंकि बड़ा अहम रोल होता है। कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड जो आयन है वो, इसी तरह बहुत सारे और छोटे छोटे ऐसे आइन्स हैं जो कि हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि उनका सही बैलेंस हमारे जिस्म में बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है कि ये क्या है, इनको डिफ़ाइन कैसे करेंगे और ये फिर ऑर्गेनिजम्स करते कैसे हैं। Excretion can be defined broadly as the elimination of metabolic waste produced from an animal's body। क्योंकि हर जानदार के जिस्म में खाना खाने के बाद खुराक को सेल के लेवल पर जो है वो हज़म किया जाता है और उसकी मेटाबॉलिक फिनोमिनन के नतीजे में कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स टूट जाते हैं, जिसके नतीजे में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि हमारी जो खुराक है उसका बड़ा हिस्सा एक प्रोटीन पर भी मुश्तमिल है जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, उसमें अमाइनो ग्रुप भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो अमोनिया हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में बनता है, फिर उसको यूरिया या यूरिक एसिड की शक्ल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो कन्वर्ट करते हैं और फिर अपने जिस्म से उसको खारिज करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सक्रीट द नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग वेस्ट। अच्छा, अब अगर हम अपने ऑर्गेनिजम्स को के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिजम्स को दो तीन तरह से डिफाइन किया जा सकता है। पहले तो हम देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। Excretion of nitrogenous waste is usually associated with the regulation of water and solutes, ionic balance by physiological process osmoregulation। आयंस मिनरल्स का बैलेंस आपके जिस्म में बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि ये आपके जिस्म में बैलेंस इनका रहेगा तो आपके तमाम जिस्म की जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल फिनोमिनन में चलती रहेगी। इसीलिए इस सारे फिनोमिनन को चेक करते रहना, कौन सा मिनरल आयन कम हो गया है, अगर वो एक्सक्रीट हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है जिस्म से, तो उसको रोक लेना। तो और उसका कम होने के नतीजे में बॉडी जिस तरह से रिएक्ट करती है, ये सारा ऑस्मो रेगुलेशन में फिर आता है। अब अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेशन की तो नेसेसरी तो है जानदारों के जिस्म को नॉर्मल वे में फंक्शनिंग करने के लिए। इस लिहाज से जानदार दो तरह के हैं, कॉनफॉर्मर्स, रेगुलेटर्स। If the osmotic concentration of body fluids of an animal equals with that of medium, the animal is called as osmoconformer। कॉन्फॉर्मर वो जानदार हैं जो अपने जिस्म के अंदर मिनरल्स आयंस का जो बैलेंस है उसको बाहर के एनवायरनमेंट जिसमें वो रहते हैं, मिसाल के तौर पर पानी में रहने वाले जानदार, उसके मुताबिक रहते हैं। जब दोनों के दरमियान में कोई नेट डिफरेंस नहीं होता, इसलिए जानदार के जिस्म से आयन मिनरल्स डिफ्यूजन के अमल के नतीजे में बाहर वेस्ट नहीं होते। जब वो वेस्ट नहीं होते तो जानदार को उन्हें मुसलसल अपडेट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे कहते हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर। ऑस्मो रेगुलेटर्स ही वो जानदार हैं जिनके इंटरनल आयंस मिनरल्स का बैलेंस फ़र्क होता है और जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें इनके आयन मिनरल के साथ इनका बैलेंस फ़र्क होता है। दोनों में डिफरेंस की वजह से जो आयंस मिनरल्स हैं वो वेस्ट भी हो सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी के अंदर इकट्ठे भी हो सकते हैं। इसलिए इन जानदारों को मुसलसल मुसलसल एफर्ट लगा के अपनी बॉडी के प्रोसेसेस को इस्तेमाल करके तो जानदारों को अपने जिस्म के अंदर इन आयंस मिनरल्स के बैलेंस को बरकरार रखना पड़ता है और स्पेसिफिक इनके जिस्म में मैकेनिज़म्स काम करते हैं जो ये सारा ओवरऑल प्रोसेस हैंडल करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेन और ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस, आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका पार्ट दिखाया गया है। हम देख रहे हैं कि चेंजेस इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर हुए, चेंजेस इन बॉडी टेम्परेचर हुए, और थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो रिसेप्टर्स हैं जो कि इन चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे, हमारी स्किन में पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में जा बजा होते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंड का एहसास, हमें गर्मी का एहसास पैदा होता है। ये सारे रिसेप्टर्स इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक भेजते हैं, ब्रेन इन्हें हाइपोथैलेमस तक भेजता है। हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पैदा करता है जिसे TRH कहते हैं। TRH पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है जो कि तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मास्टर है और ये बनाता है TSH जिसे कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम थायरोट्रोपिन भी है। थायरोट्रोपिन थायराइड ग्लैंड तक जाता है जो तितली की शेप का एक हमारा ग्लैंड है, हलक में नीचे करके गर्दन के पास पाया जाता है
और ये क्या करता है थायराइड ग्लैंड, ये अब हमारे जिस्म की दर्जा हरारत को मेंटेन करेगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी एक्ट अपॉन होता है। तो ये मुख्तलिफ काम करेगा। मिसाल के तौर पर स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा, तो स्वेट ग्लैंड्स जो है वो स्वेट बनाएंगे, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा, आपकी बॉडी जो वार्म अप हो रही है वो ठंडी हो जाएगी। फिर ये बॉडी सेल्स जो हैं उनको मेटाबॉलिक जो रेट है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है। डिक्रीज़ करेगा तो जाहिर बात है हीट एनर्जी कम बनेगी, तो जिसम में ठंडक का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा पैदा होगा। और अगर सर्दियां हैं तो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा, ताकि हीट एनर्जी ज़्यादा पैदा हो, गर्दिश करे हमारे जिसम में गर्म खून, और उसकी वजह से हमें गर्माइश का एहसास हो। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसकी एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर, तो ये एड्रीनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट अपॉन करता है, और वहाँ पर एपिनेफ्रीन नाम का जो हार्मोन है इसको रिलीज़ करवाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म के ऊपर फाइनली एक्ट अपॉन ये करता है। हीट प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, हीट को कंजर्व करके रखा जाता है ताकि ताकि जिसम गर्म रहे। या फिर ये होता है कि जो ओवरऑल कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो उसके नतीजे में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, और अगर हीटिंग इफेक्ट चाहिए तो उसके नतीजे में जिस्म गर्म हो जाता है और टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो सर्दियों में ज़ाहिर बात है कि बॉडी को हीट अप किया जाता है, और गर्मियों के मौसम में बॉडी को कूल अप किया जाता है। अच्छा, अब अगर हम इसकी ब्रेन की दूसरे दो हिस्सों की बात करें, तो एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके आगे से दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, और एक है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का मोटर एरिया। तो ये दोनों भी अपने अपने तौर पर काम करते हैं। कुछ हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करवा रहे होते हैं, और कुछ हमें हमारी मर्ज़ी के बगैर, इन्वॉल्वमेंट हमारी उसमें मर्ज़ी नहीं शामिल होती, हमारी बॉडी खुद ही हमारी बॉडी को तैयार करी होती है, उसके मुताबिक तैयार करते हैं। अब एक है इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स और एक है वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जिसमें हमारी मर्ज़ी का कोई अमल दखल नहीं है, ये हम खुद से नहीं करेंगे, हमारा जिस्म इसे खुद ही मैनेज करेगा। तो ये ब्लड वेसल्स को वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट करवा सकते हैं, वेजो डायलेट करा सकते हैं। वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट तब कराएगा कि जब जो खून है वो पेरिफेरी किनारों और स्किन की तरफ कम गर्दिश करे, ताकि हीट बाहर कम खारिज हो और जिस्म गर्म रहे। वेजो डायलेशन तब करवाएगा ताकि वेसल्स खुल जाएं, ब्लड पेरिफेरी की तरफ, स्किन की तरफ, बाहर की तरफ जो है वो ज़्यादा गर्दिश करे, और हीट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाए। अगर हम बात करें वॉलंटरी रिस्पॉन्स की, तो ये स्केलेटल मसल्स के ऊपर एक्ट अपॉन करते हैं, जिसमें हमारे बाजू के, टांगों वगैरह के मसल्स शामिल हैं। तो हमारे जिस्म पर जब कपकपी तारी होती है, जैसे कि सर्दियों के मौसम में जनवरी में रात को कभी आप बाइक पर सफ़र करके घर वापस आएँ तो आप पर एक कपकपी सी तारी हो जाती है, तो आप वो खुद नहीं कर रहे होते, वो मतलब आपके ऊपर जो कपकपी तारी हो जाती है तो वो शिवरिंग उसमें यानी कि है, और वो आपसे अनकंट्रोलेबल आपकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो जिसकी वजह से हीट जनरेशन होती है और आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी देर में ही वार्म अप हो जाती है। तो एनिमल्स जो कि समंदर के पानी में रहते हैं, जो पानियों में रहते हैं, क्योंकि पानी वो मीडियम है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं, इसलिए वो उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि वो अपने मिनरल्स आयंस को, बैलेंस को बरकरार रखें। पानी में रहने वाले जानदारों के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी में हर चीज़ हल हो जाती है। समुद्रों के पानी में, दरियाओं के पानी में जो आयंस हैं, मिनरल्स हैं, बहुत सारे ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं। और दोनों जो मीडियम है, समंदर का पानी या ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर जिसे हम कहते हैं, वो बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ इफेक्ट्स जो हैं वो पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल समंदर के पानी में क्योंकि आयंस मिनरल ज़्यादा होते हैं, पानी नमकीन होता है, तो आयंस मिनरल ज़रूरत से ज़्यादा जिस्म के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं, और अपना जो फ्रेश बॉडी का पानी होता है उसके वेस्ट होने का और जिसम में श्रिंकेज होने का ख़तरा होता है, सेल्स के श्रिंकेज होने का ख़तरा होता है। जबकि फ्रेश वाटर में रहने वाले जानदारों को इससे उलट सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। वो क्या, वो ये कि क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वो मीठा पानी है जिसे हम पी सकते हैं, तो उसमें आयंस मिनरल्स कम है, इसलिए बॉडी के इंपॉर्टेंट आयन मिनरल जो है वो बाहर के पानी में हल होकर वेस्ट हो जाएंगे, और बाहर से ज़रूरत से ज़्यादा पानी जो है जिसम में दाखिल हो जाएगा, सेल्स भर जाएंगे पानी से, और सेल्स फट भी सकते हैं इतने ज़्यादा पानी की वजह से। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये दोनों तरह के मीडियम में रहने वाले जानदारों को फेस करनी पड़ती हैं, और उसके मुताबिक जानदार अपने जिस्म को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ताज़ा पानी में पाए जाने वाले प्रोटिस्ट हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह, आपने पढ़ा हुआ है कि इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है। ये जब एक्सपैंड करता है, ये पानी जो कि इनकी सेल बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा आया होता है उसको अब्जॉर्ब करता है, फिर ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाता है, और इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को जिस्म से, सेल से बाहर खारिज कर देता है।
इस तरह से ये पानी को जो कि अंदर आ रहा होता है उसे कंट्रोल करता है। फिर आपने प्लानेरिया के बारे में भी बात की। प्लानेरिया में फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस में आपने देखा था कि इसमें फ्लेम सेल है जो कि मोमबत्ती के शोले की तरह फ्लिकर करता हुआ नज़र आता है। इसमें सीलिया होते हैं, सीलिया के बंच बीटिंग मूवमेंट शो करते हैं, सक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से मटीरियल्स को अब्जॉर्ब किया जाता है मखसूस सेल्स के अंदर, जिन्हें फ्लेम सेल कहते हैं। और इन सेल्स को जिस्म से बाहर खोला जाता है नेफ्रीडियो पोर के थ्रू, तो सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है और जानदार के लिए आसानी पैदा की जाती है। तो इनवर्टिब्रेट का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ज़्यादातर जानदार जो कि छोटे जानदार हैं वो डिफ्यूजन के अमल से एक्सक्रीटरी वेस्ट को और बाहर से अंदर आने वाले पानी को जिस्म से खारिज कर देंगे। उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो काम करेगा, मेनली अंदर आने वाले पानी को जिस्म से बाहर खारिज करेगा। और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो जो अमोनिया बनती है, क्योंकि अमोनिया अंदर आने वाले पानी के साथ आसानी से हल हो जाती है और अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू यूरिया, यूरिक एसिड। इसलिए इसको बड़े आराम से अंदर आने वाले पानी के अंदर हल कर दिया जाता है और फिर डिफ्यूज़ आउट कर दिया जाता है अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो छोटे जानदार जो है, जाहिर बात है इनमें यूरिन फॉर्मेशन उस तरह से नहीं होती। अब हम बात करते हैं जो हमने बात की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, उसके बाद हम बात करते हैं नेफ्रीडिया की। नेफ्रीडिया जानदारों में जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया है, मेटानेफ्रीडिया है। दो तरह के हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो सादा तरीन है। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस में हमने अभी देखा कि ये पाए जाते हैं। ये जा बजा बॉडी में एक पूरे नेटवर्क की शक्ल में एक्सक्रीटरी ट्यूब बनाते हैं, उसके टिप पर ये पाए जाते हैं, ये मौजूद होते हैं। फिर इनके अंदर हर इसको एक को बड़ा करके देखें तो इसमें सीलिया का बंच होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, एक छोटी सी ट्यूब होती है जो कि ट्यूब्यूल कहलाती है और ये बाहर खुलती है बॉडी से बाहर नेफ्रीडियोपोर के थ्रू। इसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें फिनेस्ट्री कहते हैं। ये बहुत, क्योंकि ये सेल भी माइक्रोस्कोपिक है तो ये उससे भी बहुत छोटी होती है, तो ये मददगार साबित होती है बीटिंग ऑफ सीलिया की मदद से सक्शन फोर्स क्रिएट करने की, जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है उसमें से अब्जॉर्ब करने को आसानी पैदा होती है, मिनरल्स, आइंस जिनको वेस्ट करना है या नाइट्रोजनस वेस्ट जिनको जिस्म से बाहर निकालना है। तो प्रोटोनेफ्रीडियम अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स में पैदा हुए, वजूद में आए, इसलिए इसका नाम प्रोटोनेफ्रीडिया रखा गया। एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालने में मददगार साबित हुए। इन्हीं की जो फॉर्म है वो आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाइड होती चली गई और मेटानेफ्रीडिया के नाम से जानी जाने लगी। मेटानेफ्रीडिया में नेफ्रोस्टोम, लंबा सा ट्यूब और ब्लैडर होता है जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को थोड़ी देर के लिए स्टोर भी कर लेता है। मेटानेफ्रीडिया पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं और ज़्यादातर उन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेटानेफ्रीडिया पाए जाते हैं एनिलिडा में। अब ये एनिलिडा की बॉडी है, आप देख सकते हैं उसकी बॉडी के कुछ सेगमेंट्स आपको दिखाए गए हैं। सेंटर में से इंटेस्टाइन गुजर रही है जिसके अंदर ज़ाहिरी बात है कि खुराक की डाइजेशन का अमल होगा। हर सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से जुदा रखने के लिए एक मस्कुलर फ्लैप होता है, तय होती है छोटी सी, जिसे सेप्टम कहते हैं। यहाँ पर ब्लड वेसल्स गुजर रही हैं डॉर्सल साइड पे भी और वेंट्रल साइड पे भी, जो कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। और हर सेगमेंट के अंदर उसकी सब ब्रांचेस भी हैं जिसकी वजह से वो उस सेगमेंट में होने वाले मामलात को चेक करती हैं। कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क है जो कि ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्शन पैदा करता है। इसके अलावा हर सेगमेंट में मेटानेफ्रीडिया का दो जोड़े होते हैं। इस वक्त क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी को साइड से देख रहे हैं तो हमें एक एक नज़र आ रहा है और इसके साथ ही मेटानेफ्रीडिया जो है वो इसकी बॉडी की दूसरी साइड पर है। हर मेटानेफ्रीडिया का मुंह अपने से पहले आने वाले जो सेगमेंट है उसमें खुलता है, उसको नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। वहाँ से वो सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को अब्जॉर्ब करता है, प्रोसेस करता है, ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। फिर ये नेफ्रीडियोपोर की मदद से जिस्म से बाहर खुलता है और ये इस वेस्ट को जिस्म से बाहर निकाल देता है। तो ये हमने अपीयरेंस देख ली। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं छोटे छोटे ऐसे ग्लैंड्स की जो कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं जो थोड़े से अनकॉमन है। एंटीनल ग्लैंड ग्रीन ग्लैंड कहलाता है, ग्रीन नज़र आता है इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। और मैक्सिलरी ग्लैंड, ये मैक्सिला के पास पाए जाते हैं जो कि आपको पता है कि अपेंडेजेस में से किस्म है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जानदार की बॉडी है, आपको दिखाया गया कि ग्रीन ग्लैंड ग्रीन रंग का नज़र आ रहा है। इसे एंटीना की बेस पे पाया जाता है, इसे इसलिए एंटीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर आप इसको बड़ा करके देखें तो इसमें ब्लैडर है। ब्लैडर हमेशा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि वेस्ट को थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेगा। ये हमेशा एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जिस्म से बाहर खारिज हो जाएगा, वेस्ट को खारिज करवाएगा। अगर इसके सबसे ऊपर की तरफ देखें तो एक छोटा सा फूला हुआ हिस्सा है जिसे एंड सैक कहते हैं। लिबरिंथ के अंदर छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स की फोल्डिंग हुई है, ये वो मेन हिस्सा है जहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट को अब्जॉर्ब किया जाता है। इसको प्रोसेस करते करते नेफ्रीडियल कैनाल के थ्रू ब्लैडर में स्टोर किया जाता है और फिर जिस्म से बाहर खारिज किया जाता है। इसके अलावा
बहुत सारे और क्रस्टेशियंस और मेलाकोस्ट्रेका जो कि सब फाइलम और क्लास है फाइलम आर्थ्रोपोडा में, उसमें ताल्लुक़ रखने वाले जानदार हैं, क्रैब्स, श्रिम्प, पिलबग वगैरह। इनमें जो मैग्जिला जिस एरिया में जिस्म के पास अपेंडेज पाया जाता है, उन जिस्म के हिस्सों को मैग्जिलरी सेगमेंट्स बोलते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जिन्हें मैग्जिलरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये मैग्जिलरी ग्लैंड्स भी वही काम करते हैं जो अमूमन नेफ्रीडिया करते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी में, क्योंकि आपको पता है कि छोटी सी जो सीलोम है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है और उसे हीमोसील कहते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड के जैसा एक सियाल मादा पाया जाता है जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। तो हीमोलिम्फ से ये हीमोसील के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को जज्ब करते हैं। उसके बाद करते हैं बात मॉलपियन ट्यूब्यूल्स की और कॉक्सल ग्लैंड्स की। मॉलपियन ट्यूब्यूल्स ये आपने मेरे साथ आर्थ्रोपोडा के चैप्टर में पढ़ी थी, क्योंकि जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनकी गट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, मिड गट, फोर गट और हाइंड गट। तो जहाँ पर मिड गट हाइंड गट के साथ जुड़ती है उसके बिल्कुल स्टार्ट पर आप ये देख रहे हैं 2 बारीक बारीक आपको फाइबर की शक्ल में मॉलपियन ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं। मॉलपियन ट्यूब्यूल्स पीले रंग की होती हैं। एक इटालियन साइंटिस्ट थे मॉलपी, तो उनके नाम पर इनको मॉलपियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है और ये घेरा डालकर रखती हैं। ये जानदार की हीमोसील से उसके हीमोलिम से नाइट्रोजनस वेस्ट को जज़ब करती हैं, मिडगट और हाइंडगट के इस मिलाप पर भेजती हैं। हाइंडगट से रेक्टम की तरफ इसको भेजती हैं और रेक्टम से जो क्लोएका है ओपनिंग जो कि जिस्म से बाहर जानदार के खुलती है, उससे इस वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। रेक्टम के अंदर देख लिया जाता है कि वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया जाए, उसको वेस्ट ना होने दिया जाए, क्योंकि इंसेक्ट्स पानी का इस्तेमाल नहीं करते। मेटाबॉलिक फिनोमिनन में पैदा होने वाले पानी को ही ये अपने जिस्म इस्तेमाल करते हैं, या खुराक को जिसको ये खाते हैं उसके थ्रू ही इन्हें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हासिल होते हैं। तो इंसेक्ट्स वगैरह पानी उस तरह से नहीं पीते जिस तरह से हम हायर ऑर्गेनिजम्स जो है वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। फिर सोडियम और पोटाशियम, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, ये वो इंपॉर्टेंट जो हैं सब्सटेंसेस हैं जिनको चेक किया जाता है रेक्टम के अंदर, क्या इनकी अभी भी बॉडी को ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो इनको जज्ब करके वापस भेज दिया जाता है। यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं कि हर वो चीज़ जिसको सीधे तरीके से भेजना है जो कि ज़्यादा है और ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पे भेजना है, उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजा जा रहा है, जिसका तीर रेड है। डिफिकेशन येलो ऑरेंज रंग का ये तीर है, ये बताता है कि वेस्ट को जिस्म से बाहर निकाल दिया गया है। इसके अलावा जो मिनरल्स और आयंस जिस्म से बाहर निकाले जा रहे हैं बॉडी में अभी भी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, लेकिन इन फ्यूचर हमारी बॉडी को ये बात समझ है कि इनकी मज़ीद ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए एनर्जी एक्सपेंड करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके इनको जिस्म में खींच लिया जाता है। अब हमारा अगला हिस्सा टॉपिक का, जिसमें हम लास्ट आज डिस्कस करेंगे कॉक्सल ग्लैंड। ये आप देख रहे हैं इंसेक्ट की बॉडी है, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्लास अरेक्निडा या सब फाइलम अरेक्निडा है, जिसमें स्पाइडर्स वगैरह आते हैं। उनके जिस्म में ये जानदार के पाया जाता है कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड के अलावा बाज़ जानदारों में मॉलपियन ट्यूब्यूल्स भी होते हैं, तो ये दोनों मिलकर ही काम करते हैं। ये कॉक्सल ग्लैंड का हिस्सा है। कॉक्सल ग्लैंड के साथ मसल्स एसोसिएटेड हैं जो कि थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन दिखाती हैं। इनके अंदर की जो मेम्ब्रेन होती हैं वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहलाती हैं। ये इनके जिस्म में जो खून है, जो हीमोलिम्फ है, उसको थोड़ा थोड़ा फिल्टर करती रहती हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट को जज्ब करती रहती हैं। ट्यूब की शक्ल में ये आगे जाकर कॉक्सल ग्लैंड थोड़ा सा खुला हो जाता है, जिसे हम कहते हैं वेंट्रल डायलेशन, क्योंकि ये बॉडी की वेंट्रल साइड पर है। आगे जाके ये बारीक ट्यूब फिर बना देता है। जब ये फोल्ड एक करता है तो उसके बाद ये दोबारा डॉर्सल साइड पर एक छोटी सी डायलेशन यानी कि खुल जाती है ट्यूब यहाँ से, उसको कहते हैं डॉर्सल डायलेशन। अल्टीमेटली ये फाइनल डक्ट बनाता है और असेसरी ग्लैंड जिसके साथ एसोसिएटेड होता है, ये एक्स्ट्रा काम करता है, कॉक्सल ग्लैंड को हेल्प आउट करता है और फिर ये पोर के थ्रू जिस्म से बाहर खुल जाता है।